गुड इवनिंग। देखिए आज हम लोग एनाटॉमी में लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, किसमें पाई जाती है और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंडरी ग्रोथ का संबंध किस प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से है। देखिए हमने शुरू में आपको बताया था कि मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन 3 टाइप्स होती हैं। वर्जिन के अकॉर्डिंग एक होता है प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो संबंध है वो सेकेंडरी ग्रोथ से बताया गया था आपको, सेकेंडरी ग्रोथ से बताया गया था। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक लेटरल मेरिस्टेम होता है, उस लेटरल मेरिस्टेम का जो संबंध है वो सेकेंडरी ग्रोथ से है। और इस सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान प्लांट्स में आप ये जानते हैं कि पौधे के मोटाई में वृद्धि होती है, गर्थ में इंक्रीज करता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी ग्रोथ, तो यहाँ पे बात क्या हो जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ इट इज अकर इन डाइकॉट प्लांट्स। किस में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट्स में ये केवल पाया जाता है, और मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ग्रोथ, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या कर रहा है, इंक्रीज इन गर्थ या वाइड, मोटाई में वृद्धि करता है, मोटाई में बढ़ता है। ठीक है, इसके लिए सेकेंडरी मेरिस्टेम अगर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल मेरिस्टेम भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम की बात हम लोगों ने देखा, और इसका रिजल्ट भी देखा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इसमें प्लांट्स की मोटाई में वृद्धि हो रही है। अब हमें ये देखना है कि डाइकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और डाइकॉट प्लांट्स में अब ये देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ अब किस में होगा, इन डाइकॉट होगा, वनली डाइकॉट होगा। डाइकॉट में 2 पार्ट होता है, एक स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगा और दूसरा रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा। अगर हम स्टेम को डिस्कस कर लें तो रूट अपने आप उसको डिस्कस कर लेंगे, उसमें बिल्कुल उसी तरह से सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो डाइकॉट स्टेम में हम लोग स्टडी करते हैं कि डाइकॉट स्टेम में किस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखें
सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए जो स्टेम होता है, इस स्टेम में सपोज करिए कि ये यहाँ पर हमने स्टेम का सेक्शन काटा है, ये देखिए, और यहाँ पर एक पोर्शन ये आप देखें, इसको हम कहते हैं स्टील और एंडोडर्मिस, और इसे हम कहेंगे एपिडर्मिस, और इसके नीचे आप जानते हैं कि हाइपोडर्मिस पाया जाएगा, कार्टेक्स पाया जाएगा। यहाँ पे सारी बातें मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर इसके नीचे एंडोडर्मिस के नीचे आप ये जानते हैं पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल पाई जाएगी, वैस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, पिथ पाया जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं एंडोडर्मिस के नीचे जो ये इतना पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं ये स्टीलर रीजन, स्टीलर और यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ये भाग है ये हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होना है, अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ होना है वो कहाँ पे होगा? स्टीलर रीजन में होगा, अर्थात एंडोडर्मिस के नीचे सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और एंडोडर्मिस के बाहर जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है यहाँ पर होगा। अब यहीं पर एक बात मैं आपसे या आपको मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जो स्टीलर रीजन है यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वो होगा यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार वैस्कुलर कैम्बियम, ये देखिए, और एक्स्ट्रा स्टीलर के लिए यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होगा वो होगा कार्क कैम्बियम। ये देखिए, ये एक फंडामेंटल बात है, ठीक है। तो अब हम इसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टीलर रीजन की बात करते हैं, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन की बात करते हैं, ठीक है। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ जिस कैम्बियम के कारण होगा, जिस कैम्बियम के द्वारा होगा, उसको हम कहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखें यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। अब आप सोचिए, यहाँ पर मैं एक फिगर बनाने चल रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये देखिए अर्लियर, ये देखें, इसको हम प्रो कैम्बियम कहेंगे। आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो प्रो कैम्बियम होता है उस प्रो कैम्बियम के द्वारा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट होगा। और ये जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है ये एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टेम है, अर्थात पूरा का पूरा प्रो कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़रा देखिए, प्रो कैम्बियम जब डेवलप हो रही है
ये देखें वैस्कुलर बंडल यहाँ पर। अब आप इसको देखें, ये इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, इसको रेड से जाइलम, ये है प्राइमरी जाइलम, ये देखिए प्राइमरी जाइलम। फिर इसके बाहर इसको हम ब्लैक से प्राइमरी फ्लोएम को मेंशन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए प्रोकैम्बियम से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है, अर्थात प्राइमरी मेरिस्टेम से ये सब डेवलप हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको लेबल करें, इसको हम कहेंगे इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। और अब जरा देखें, इसे प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, और इसके बाद प्राइमरी जाइलम होगा, और सेंटर रीजन में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम पिथ कहेंगे। तो ये देखिए, ये प्रोकैम्बियम अर्थात अर्लियर अवस्था में डाइकॉट स्टेम में इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाएगा। वैस्कुलर बंडल होगा, वैस्कुलर बंडल किससे मिलके बना होगा? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एवं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, और ये सारे के सारे टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं या प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। अब आप ये सोचिए कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है, तो ऐसे में क्या है कि वैस्कुलर बंडल के भीतर या स्टील रीजन में जो दूसरे पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं वो यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम के रूप में, ये देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम के रूप में डेवलप होते हैं। ये देखें, अब ये जो परमानेंट टिश्यू यहाँ पर है स्टीलर रीजन में, चाहे वो पेरीसाइकिल हो चाहे जो भी हो, उससे ये यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट हो गया। और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम कहेंगे इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पर डेवलप हो गई, जिसको हम कहेंगे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल के ये बीच में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम, या हम इसको क्या कह सकते हैं? लेटरल मेरिस्टेम कह सकते हैं। बार बार इन बातों को कह रहे हैं जिससे कि आप भूलें ना। ये लेटरल मेरिस्टेम हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर? तो आप देखें कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ये आपस में मिल जाते हैं। मतलब इंटरफैसिकुलर कैम्बियम यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, तो इनकी सेल्स आपस में डिवाइड होकर के ये एक दूसरे से मिल जाती हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर अब एक रिंग का फॉर्मेशन होगा जब सेकेंडरी ग्रोथ अब स्टार्ट हो रही है। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ से पहले यहाँ पर एक रिंग का डेवलपमेंट हो रहा है। इस रिंग को हम यहीं पर देख लेते हैं। एंडोडर्मिस होगी ये चीज़ आप जान रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये रिंग का फॉर्मेशन मैंने कर दिया। अब रिंग का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल,
ये वेस्कुलर बंडल, दोनों कैम्बियम मिलकर के अब यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और बीच में पिथ होगा। और आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या पाया जाएगा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और ये है प्राइमरी जाइलम। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। अब यहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, क्लियर हुआ। अब आप ये देखें, बाकी ये स्ट्रक्चर ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ये प्राइमरी फ्लोएम और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको प्राइमरी जाइलम ये दिख रहा है। वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार से सेल यहाँ पर डेवलप होगी। ठीक है, अब आप सोचिए कि जब यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग अर्थात रिंग यहाँ पर डेवलप हो गई, तो फिर कौन कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट है। अब आप यहाँ पर देखें, इसको मैं यहीं पर मेंशन कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ ये चीज़ें ये देखें। अब आप सोचिए कि ये कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ। कैम्बियम रिंग किससे बनी हुई है, कैम्बियम सेल से बनी हुई है। ये देखिए कैम्बियम रिंग कैम्बियम सेल से बनी है, तो इसको हम कहते हैं कैम्बियम सेल, अर्थात सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आप मेंशन कर लेंगे। कैम्बियम सेल मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। जब इसमें डिवीजन होता है तो डिवीजन जब होगा तो दो सेल बनती है, दो सेल बनती है और एक सेल जो बनेगी वो एक सेल कैम्बियम सेल का काम करती है और दूसरी सेल जो बनती है नीचे की ओर अगर बन रही है तो इस तरह से नीचे की ओर बनने वाली सेल को हम यहाँ पर जाइलम कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप जरा देखें, फिर इस कैम्बियम सेल में डिवीजन होगा तो दो सेल यहाँ पर बनेगी, एक कैम्बियम सेल कहलाएगी और दूसरी अगर बाहर की ओर बन रही है तो इसको हम यहाँ पर इसको देखिए फ्लोएम कहेंगे। ठीक है, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। इसी तरह से फिर ये कैम्बियम सेल डिवाइड होगी तो इसमें पुनः दो सेल बनेगा, एक कैम्बियम सेल होगी और दूसरी नीचे की ओर अगर बन रही है तो यहाँ पर ये हो जाएगी जाइलम। एक सेल पहले बनी हुई थी, इसको हम X1 जो पहले बनी थी इसको X1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और ये बाद में बन रही है, ये इसको हम X2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर बाहर की ओर आप ये देख ही रहे हैं कि ये फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम यहाँ पर ये देखें कि नीचे की ओर जो सेल बन रही है उसको हम जाइलम और ऊपर मतलब कैम्बियम सेल के बाहर की ओर ऊपर की ओर अर्थात एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल की तरफ जो सेल बन रही है उसको हम फ्लोएम कहेंगे। अगर हम इसको एक स्टेप में और दिखा दें तो यहाँ पे देखिए कैम्बियम सेल और ये जरा देखें, ये जो सबसे पहले बनी थी सेल वो ऊपर की ओर ट्रांसफ़र होगी, ध्यान दीजिएगा। तो P1 ये हो जाएगी और P2 ये हो जाएगी, जो बाद में बनी है वो कैम्बियम रिंग के पास रहेगी और जो सबसे पहले बनी है वो नीचे की ओर जाएगी या बाहर की ओर जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आप ये देखें, इसमें हमने ये दो बनाया था तो ये दो रहेगा, ये क्योंकि ऊपर बनी है
तो ये सेकेंडरी जाइलम X1 X2 हो गया। फिर एक स्टेप यहाँ पर और हम मेंशन कर दे रहे हैं, इसके बाद ज़रूरत नहीं होगी, ये कैम्बियम सेल हो गई। फिर इसके बाद नीचे की ओर अगर सेल बन रही है, ये देखें, ये देखिए, ये देखें, ये अब ये हो जाएगी X3 सबसे बाद में बनी है, कैम्बियम सेल के पास रहेगी। इसके बाद ये सबसे पहले जो बनी है सबसे नीचे रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर ये आप देख ही रहे हैं, ये P2 है और ये P1 है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें। कैम्बियम, इस कैम्बियम रिंग के बन जाने के बाद चारों तरफ जो इसकी सेल्स हैं, चारों तरफ इसी तरह से सेल्स बनाएंगी। अर्थात यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नीचे की ओर, अब आप सोचिए कि ये जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम जब यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, कैम्बियम से जो जाइलम बनेगा उसको हम सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, कैम्बियम से जो फ्लोएम बनेगा उसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेकेंडरी जाइलम बनने लगेगा तो ये प्राइमरी जाइलम नीचे की ओर ऐसे खिसकता चला आएगा, ये नीचे की ओर खिसकता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा पिथ का जो टिश्यू है उस पिथ के टिश्यू से क्रस्ड हो जाएगा, प्रेस्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो अभी तक प्राइमरी जाइलम काम कर रहा था वाटर कंडक्शन का, अब वो सेकेंडरी जाइलम के द्वारा कार्य किया जाने लगेगा। ठीक है, तो प्राइमरी जाइलम समाप्त हो जाएगा। पोजीशन आप समझ रहे होंगे। अब आप जरा देखें, इसी तरह से जब बाहर की ओर फ्लोएम बनने लगेगा तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ये जाकर के एंडोडर्मिस या पेरीसाइकिल से प्रेस्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम के द्वारा भोजन का कंडक्शन किया जाएगा। अगर हम इसको एक कॉमन फिगर के रूप में देखें तो आप जरा देख लें, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि नीचे की ओर जो सेल बनेगी कैम्बियम से उसको हम सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, ऊपर की ओर जो सेल बनेगी उसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे और इनकी क्या पोजीशन होगी इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है। इस फिगर से आपको ये भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जाइलम सेल्स अधिक होगा किसकी तुलना में, नंबर ऑफ फ्लोएम सेल्स की तुलना में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं और इसको भी मिटा दे रहे हैं। एक हम फिगर बनाने चल रहे हैं, जरा इसको देखें आप। इसको यहाँ पे रहने दे रहे हैं। अब आप देखें कि ये हमने दिखाया कैम्बियम रिंग, पोजीशन को समझिए, कैम्बियम रिंग। अब आप ये सोचिए, कैम्बियम 3 जाइलम तक हमने दिखाया था, कैम्बियम के नीचे जाइलम होगा, जाइलम की एक कतार, जाइलम की दूसरी कतार, एक, ये देखें, ये दूसरी कतार, फिर ये जाइलम की तीसरी कतार, ये देखिए आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आप ये सोचिए कि जो प्राइमरी जाइलम यहाँ पर था, अब वो प्राइमरी जाइलम ये देखिए, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम जा करके धीरे धीरे पिथ खत्म हो रहा है और इस पिथ से ये जा करके प्रेस्ड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, तो आप ये सोचें कि वैस्कुलर रिंग, यहाँ पर वैस्कुलर रिंग के नीचे जाइलम पाया जाएगा और इसके बाहर क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम पाया जाएगा।
ये हमने दिखाया था 2 फ्लोएम, तो एक फ्लोएम ये देखें ये हो गया और दूसरा फ्लोएम ये हो गया। फिर इसके बाहर हमने क्या दिखाया था, एंडोडर्मिस दिखाया था, और इस एंडोडर्मिस को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आप सोचें कि देखें ये कैम्बियम रिंग है, ये देखिए कैम्बियम रिंग, क्लियर। अब सोचिए आप जाइलम को हम मेंशन करें, कैम्बियम रिंग के पास कौन सी जाइलम रहेगी, X1 रहेगी, X2 रहेगी या X3 रहेगी। सबसे बाद में जो बनने वाली रहेगी वही यहाँ पर रहेगी, तो ये क्या हो जाएगी X3, ये क्या होगा X2, और ये क्या होगा X1, और ये क्या होगा प्राइमरी जाइलम। सबसे नीचे प्राइमरी जाइलम पोजीशन आपने देख लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें फ्लोएम की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, P2 जो सबसे बाद में बना होगा वो कैम्बियम रिंग के पास होगा, P1 उससे बाहर होगा। और आप ये सोचिए कि जब ये डेवलप हुआ तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ये देखिए प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम, और ये क्या है प्राइमरी फ्लोएम, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा ये प्राइमरी फ्लोएम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये प्राइमरी फ्लोएम किधर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, एंडोडर्मिस की ओर। इसको हम कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम। और एक समय ऐसा आएगा कि ये फ्लोएम प्रेस्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। इस फिगर में रटने जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल समझने की बात है। आपको बात समझ में आ गई तो ये आप अपने आप किसी भी समय बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब ये सेकेंडरी ग्रोथ होता रहता है तो कुछ सेल्स जाइलम और फ्लोएम में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इस प्रकार से इनका ये यहाँ पर देखेंगे रेडियल रेज या रेडियल कंडक्टिव टिश्यू के रूप में, जिसको हम यहाँ पर मेडुलरी रे कहेंगे। ये देखिए मेडुलरी रे, यहाँ पर जो कैम्बियम सेल सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम को कट नहीं कर पा रही है, वो इनलार्ज करके रेडियली मेडुलरी रे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात उस कैम्बियम सेल को हम कहेंगे रे इनिशियल सेल। मैंने पीछे बताया है, तो रे इनिशियल सेल से मेडुलरी रे का फॉर्मेशन होगा। और ये जो मेडुलरी रे होती है रेडियली, इसको आप लिखेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, रेडियली पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक ये है, पिथ से कार्टेक्स तक फैली होगी। और इसके द्वारा जो कंडक्शन होगा वो कार्टेक्स टू पिथ तक कंडक्शन होता है। इस प्रकार के कंडक्शन को हम रेडियल कंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रेडियल कंडक्शन फ्रॉम कार्टेक्स टू पिथ, ये यहाँ पर पाया जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का काम, जो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन का, वही काम यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का किया जाता है। पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोडक्ट कौन हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ से क्या बना, सेकेंडरी ग्रोथ से जो टिश्यू बनेगी उसको हम सेकेंडरी टिश्यू कहेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकेंडरी टिश्यू। तो यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यू के रूप में क्या है, सेकेंडरी जाइलम, और क्या है सेकेंडरी फ्लोएम, और क्या है मेडुलरी रेज। ये देखिए सेकेंडरी टिश्यू यहाँ पे हैं।
बन रही हैं, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इनका डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इनको हम सेकेंडरी टिश्यू कहेंगे। अब यहाँ पर याद रखेंगे आप, जो सेकेंडरी टिश्यू होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो टिश्यू बनती है, उसमें से सेकेंडरी जाइलम को हम ऊड कहते हैं। ये अगर आपसे कहा जाए ऊड क्या है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है, उसी सेकेंडरी जाइलम को हम ऊड कहते हैं। तो ऊड है ये, ऊड की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम ये देखें, सेकेंडरी टिश्यू के रूप में ये डेवलप हुआ, और कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं जब ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनको हम देखते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के प्रोडक्ट, स्टीलर रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, जैसे सेकेंडरी टिश्यू तो हम लोगों ने देख ली, अब उसकी हम बात नहीं करेंगे। एनुअल रिंग बनेगी, और क्या बनेगा, वुड का फॉर्मेशन हो रहा है, एनुअल रिंग एंड वुड बन रही है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनुअल रिंग के बारे में। जरा देखें एनुअल रिंग क्या है। सिंपल सी बात है, जो प्लांट में ग्रोथ होती है, प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ केवल 2 सीजन में होती है, एक स्प्रिंग सीजन और दूसरा ऑटम सीजन। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, सेकेंडरी ग्रोथ occurs during spring and autumn season। ये केवल 2 सीजन में एनुअली, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष या एक वर्ष में सेकेंडरी ग्रोथ केवल 2 सीजन में होगी, वो होगी स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, बसंत ऋतु एंड शरद ऋतु, 2 ऋतुओं में पाई जाएगी। और अब जरा देखिए इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट बात, इससे रिलेटेड आगे की इम्पॉर्टेंट बात, जो एनुअल रिंग आपको दिखाई देगी, ये एनुअल, ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी ग्रोथ की हम स्पेशल ही किसी प्लांट में बात कर रहे हैं। ये जो एनुअल रिंग आपको क्लियर कट दिखाई देगी, वो टेम्परेट प्लांट में, टेम्परेट प्लांट्स में। क्यों टेम्परेट प्लांट्स में? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेट प्लांट्स होते हैं, इनमें जो टेम्परेचर, साल में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन होता है वो बहुत वेरी करता है, वेरिएबल होता है, बहुत वेरिएबल होता है। अब आप सोचिए कि स्प्रिंग सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऑटम सीजन में, शरद ऋतु में टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखें कि इन स्प्रिंग सीजन सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गया। जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगा स्प्रिंग सीजन में, तो स्प्रिंग सीजन में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। और वुड हम किसको कहेंगे? सेकेंडरी जाइलम को कहेंगे।
तो यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इसकी जो वेसल्स होती है, जाइलम की जो वेसल्स होती है, इसके वेसल्स की जो ये ल्यूमेन होती है ये ज़्यादा होती है, ये वेसल है, ये देखिए। इसी तरह से स्प्रिंग सीजन ख़त्म हुआ तो ऑटम सीजन शुरू हुआ। जब ऑटम सीजन शुरू होता है तो यहीं पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी जो वेसल्स होती है उसके ल्यूमेन का जो डायमीटर होता है ये बहुत कम होता है, ये देखें, ये बहुत कम होता है। अब एक वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, एनुअल रिंग, एक वर्ष में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ के दौरान जो रिंग का फॉर्मेशन होता है उसी को हम एनुअल रिंग कहते हैं। तो इसके वेसल्स के डायमीटर के अकॉर्डिंग अब आप सोचिए कि ये 1 साल का है, चारों तरफ ऐसे बनेगी। दूसरे साल, दूसरे वर्ष की अब स्प्रिंग सीजन शुरू होगी तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं, ये देखिए, अब इससे ये अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये दूसरी रिंग दिखाई देगी। फिर अगले साल की तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, इस तरह से यहाँ पर रिंग एकदम स्पष्ट दिखाई देती रहती है। तो इसी को एनुअल रिंग हम कहते हैं। एनुअल रिंग में आप ये देखें, यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि स्प्रिंग सीजन में जो ये सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, चूँकि स्प्रिंग सीजन सेकेंडरी ग्रोथ पहले होता है इसलिए इसको हम अर्ली कहते हैं, और इसके दौरान जो वुड का फॉर्मेशन होता है उसको हम अर्ली वुड कहेंगे। लेट, अब आप जरा देखिए, ऑटम सीजन में सेकेंडरी ग्रोथ बाद में होगा, इसके दौरान जो वुड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, लेट वुड कहेंगे, और इसको हम और क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग वुड, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑटम वुड कहेंगे। ये देखिए, तो एनुअल रिंग की बात आप समझ गए। डिफिनीशन इसकी क्या होगी, प्रत्येक वर्ष सेकेंडरी ग्रोथ के कारण जो रिंग का फॉर्मेशन होता है उसको हम एनुअल रिंग कहेंगे। ये जो एनुअल रिंग है ये किसके कारण बनेगी, ये स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के कारण डेवलप होती है, ठीक है। और यहाँ पर अब दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो टेम्परेट रीजन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे पाए जाने वाले जो पौधे हैं, क्या वहाँ डाइकाट प्लांट नहीं है, हैं डाइकाट प्लांट, क्या उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, होगी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर पूरे साल भर लगभग समान होता है, चाहे वह ठंडी का समय हो चाहे वह गर्मी का समय हो, टेम्परेचर लगभग समान होता है। टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है वहाँ पे बहुत कम होता है या ना होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वहाँ पर एक जैसी वेसल्स बनती है, एक जैसी वेसल्स बनती है और पता नहीं चलता है, रिंग वहाँ पर स्पष्ट नहीं होती है, रिंग का फॉर्मेशन होता तो है, रिंग बनती तो है लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। स्पष्ट हमको कहाँ दिखाई देगी, टेम्परेट प्लांट में। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जरा यहाँ पर हम ये देखें कुछ चीज़ें। अब आप सोचिए कि जो स्प्रिंग सीजन की वेसल्स है इसका ल्यूमेन ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी जो सेल वॉल है, इसकी थिकनिंग है वो कम होगी। इसकी ल्यूमेन कम है, इसका मतलब इसकी सेल वॉल की थिकनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे वेसल्स ऑफ स्प्रिंग वुड थिकनेस लो, और हम ये कह सकते हैं लेस
लिग्निफाइड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ल्यूमेन ज़्यादा होगी, मोर। अब हम इसी तरह से इसकी बात करें, वेसल्स थिकनेस ऑफ आटम्न वुड मोर आर more lignified and lumen less। ये देखें, ल्यूमेन इसकी जो है कम होगी, ये बात आपसे पूछी जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब एनुअल रिंग की बात यहाँ पर हो गई, वुड की बात हो गई। इस टेम्परेट रीजन और टेम्परेट प्लांट में स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनेगा उसको अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड कहेंगे। लेट वुड, ऑटम वुड जब बाद में बनेगा। अब ये चीज़ जानिए कि प्लांट में जो एनुअल रिंग होती है, इसके कारण पौधे की एज की काउंटिंग की जाती है, ये आप जानते हैं। देखिए फिर से एक बार आप क्लियर कर लें, हो सकता है रिटन में वहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए फिर से, स्प्रिंग वुड की जो वेसल्स होगी, वेसल्स यहाँ पर कैसी होगी, लेस लिग्निफाइड अर्थात कम मोटी होगी, और ल्यूमेन ऑफ वेसल मोर। इसी तरह से ऑटम्न वुड, यहाँ पर देखें वेसल वाल मोर लिग्निफाइड और ल्यूमेन लेस। ये देखिए अलग अलग कर दिए हैं, इस बात तरह से आप इसको जान जाइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये देखें, एनुअल रिंग के द्वारा काउंटिंग ऑफ एज, प्लांट के एज की गणना की जाती है, और इसकी जो स्टडी होती है इसको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब एनुअल रिंग की बात हम लोगों ने कर लिया, डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात हो गई। अब हम यहाँ पर डिस्कस करें, वुड की हम बात करते हैं। प्रोडक्ट में सेकेंडरी ग्रोथ जब होगा तो वुड का निर्माण हो रहा है, हम लोगों ने देखा ही। और वुड यहाँ पर देखें, ये है हार्ट वुड, सैप वुड। ये देखिए हार्ट वुड एंड सैप वुड। तो यहाँ पर आप ये देखें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे सपोज करिए कि मैं किसी एक स्टेम का सेक्शन ले रहा हूँ, ये देखें, और इसके सेंट्रल रीजन में यहाँ पर भी तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना है। तो जो सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर है ये पहले बना, अब यहाँ दोबारा बना, फिर तीसरी बार बना। जो पहले
स्प्रिंग सीजन में, सबसे पहले स्प्रिंग सीजन में बनेगा। तो स्प्रिंग सीजन की जो वेसल्स होगी, स्प्रिंग सीजन के जो जाइलम होंगे, उनमें धीरे धीरे पदार्थों का जमाव होने लगता है और उसके बाहर आटम्न उड बाद में बना है, उसमें नहीं हो रहा, लेकिन जो पहले डेवलप होता है टिश्यू उसमें धीरे धीरे। तो सपोज करिए कि यहाँ पर ये धीरे धीरे जाइलम में डिपोजिशन हुआ और ये यहाँ पर कलर्ड होता चला गया। फिर आप सोचें कि इसके बाहर ये आटम उड है, ये पीले कलर का दिखाई देता है आपको, ये इस तरह से है। इनमें डिपोजिशन नहीं होता है, बाद में होता है, लेकिन जब दूसरी एनुअल रिंग बनेगी तो उसमें स्प्रिंग उड़ाएगा, तो इस आटम उड में पुनः डिपोजिशन होने लगेगा। इस तरह से जैसे जैसे पौधा पुराना होता चला जाता है, वैसे वैसे जो पहले टिश्यू बने हैं उनमें पदार्थों का डिपोजिशन होता जाता है और भीतर की ओर हम ये देखते हैं कि जो रेड या डार्क ब्राउन कलर में हमको वुड दिखाई देता है उसको हम हार्ट वुड कहते हैं, और इसके बाहर जो येलो कलर का वुड हमको दिखाई देता है इसको हम सैप वुड कहते हैं। बात आप क्लियर हो गई होगी। आप किसी स्टेम में आप देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जब बहुत पुराने पौधे हो जाए अपने आप सूख जाते हैं। सोच लीजिए आप, अपने आप सूख गए, बहुत पुराना पौधा है, इसका मतलब कि उनको अब पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितनी टिश्यू थी सब हार्डवुड में कन्वर्ट हो गई, सभी की वेसल्स जो है पदार्थों का डिपोजिशन हो गया और अब वो पानी का कंडक्शन नहीं कर रहे हैं, अपने आप वो सूख जा रहे हैं। तो उस प्रकार की लकड़ी को हम कहते हैं पकी हुई लकड़ी, एकदम पक गई है लकड़ी, पूरी भूरे कलर की लकड़ी दिखाई देगी, हम उसको पकी हुई लकड़ी कहते हैं। अर्थात उनमें हम ये देखेंगे कि वो बहुत मजबूत होते हैं और किसी भी प्रकार का उसमें घुन या इन्फेक्शन नहीं लगता है। तो ये आप हार्टवुड सैपवुड की बात समझ गए होंगे। क्या होता है हार्टवुड में? यहाँ पर इस हार्टवुड में ये देखिए, रेजिन, गम, डाई कलर, रेजिन, गम, डाई, ये डिपोजिशन होगा और इसमें क्या पाया जाएगा? वेसल्स विथ टाइलोसिस, एक स्ट्रक्चर होगी जिसको हम टाइलोसिस कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेसल्स में पाई जाएंगी, इसके कारण वेसल्स हार्टवुड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस हार्टवुड का और क्या कैरेक्टर होगा, क्या कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये आप लोग मेंशन कर लेंगे। इसका आगे का जो कैरेक्टर होगा क्या होगा? ये जो हार्टवुड है ड्यूरेबल हो जाएगी, टिकाऊ हो जाएगी, इसलिए इसको हम ड्यूरेबल वुड भी कहते हैं। और नो इन्फेक्शन, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, उस पौधे को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया? इसी तरह से सैपवुड में हम क्या देखेंगे? यहाँ पर रेजिन, गम, डाई, यहाँ डिपोजिशन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो रेजिन, गम, डाई, ठीक है। फिर इसके बाद नो टाइलोसिस, ये भी नहीं पाया जाएगा।
और यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, ये वाटर कंडक्शन का काम करेगा, ठीक। और लेस ड्यूरेबल, जिसको हम लोग कहते हैं लकड़ी कच्ची है और इसमें घुन लग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन अकर्स। ये देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो ये हार्टवुड है, कुछ प्लांट्स के हार्टवुड से यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट यहाँ प्राप्त किए जाते हैं। हार्टवुड से डाई, स्टेन, कलर या पिगमेंट कमर्शियली प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, हार्टवुड से, नो सैपवुड। और इसका एग्जाम्पल आपसे कभी कभी पूछा जाता है, जैसे हिमैटो जाइलिन, जैसे ब्रेसिलिन, जैसे सैंटलिन, ये आपसे पूछा जाता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? हार्टवुड से। और हेमेटोजाइलिन ये प्राप्त किया जाता है, प्लांट का नाम है, ये तो डाई है, पिगमेंट है, और इस प्लांट का नाम है हिमेटो जाइलॉन पेंचियानम। ब्रेसिलिन, सीजल, पिन्ना, सैपा, सेंटलिन, टेरो, कार्पस, सेंटलाइनम, ये आपसे पूछा जाता है किस प्लांट के वुड से और किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्टवुड से कलर, पिगमेंट या डाई उपयोग किया जाता है। ये कौन कौन इसके नाम है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब हार्टवुड की बात हो गई, सैपवुड की बात हो गई, और भी वुड होते हैं, उनकी भी हम बात कर ले। दूसरे तरह के फिर हम यहाँ पे वुड को क्लासिफाइड करेंगे। पोरस वुड, नॉन पोरस वुड। ये देखें, आप सोचिए पोरस वुड किस में पाए जाएंगे? जिसमें वेसल्स, पोर मतलब वेसल्स, जिसमें वेसल्स पाया जाएगा उसको पोरस कहेंगे, जिसमें वेसल्स नहीं पाया जाएगा उसको नॉन पोरस कहेंगे। तो पोरस वुड, इसमें क्या होगा? वेसल्स प्रेजेंट। आप जानते हैं वेसल्स कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। और यहाँ पे क्या होगा? वेसल्स एब्सेंट। अब आप सोचिए वेसल्स प्रेजेंट है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एंजियोस्पर्म। एक्सेप्शन भी है क्या? एक्सेप्शन को हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल है निटेल्स के मेंबर। ये निटेल्स, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ इसलिए पूरा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। इफेड्रा बिल्बिटिया और नीटम यहाँ पर होगा। और नॉन पोरस, ये आप समझिए कि इसका जो एग्जाम्पल होगा ये कहाँ पे पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म में। कौन से जिम्नोस्पर्म में पोरस होगा? तो आप कहेंगे निटेल्स के मेंबर में। और इसका एग्जाम्पल तो आपने लिखा, एक्सेप्शन को जरा देखें। नॉन पोरस किस में होगा?
एंजियोस्पर्म। और आपको मैं बताया हूँ कौन कौन सी फैमिली, विंटरेसी जिसमें वेसल्स नहीं पाया जाता, विंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ये देखें इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए इनके जो वुड होंगे नॉन पोरस होंगे। ये हो गया। अब हम वेसल्स के अकॉर्डिंग वुड को देख लिए, पोरस और नॉन पोरस की बात की जाती है। अब हम बात यहाँ पे कर लें, किस वुड की बात करें? पोरस एंड नॉन पोरस की बात हो गई है। इसी तरह से डिफ्यूज वुड होता है, जैसे यूकेलिप्टस में और गुआवा में। तो यहाँ पर हम पोरस वुड को क्लासिफाइड कर दें, दो भागों में क्लासिफाइड करेंगे। एक होगा और एक होगा डिफ्यूज। तो रिंग में एग्जाम्पल होगा ओक और शीशम, शीशु, डलबर्जिया शीशु, शीशम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। गुआवा और यूकेलिप्टस ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जिसमें स्पष्ट रिंग या रिंग न दिखाई दे रहे हो उसको हम डिफ्यूज कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोरस एंड पोरस वुड को क्लासिफाइड करके देख लिया गया। अब यहाँ पर वुड से रिलेटेड हम लोग पूरी बात कर लिए हैं, अर्थात स्टील के अंदर स्टीलर रीजन में पाए जाने वाले जो सेकेंडरी ग्रोथ हुए वो सब के सब कंप्लीट हो गए।